तो चलिए आज हम बात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन के मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि पीओके खाली करो, यानी कि पाकिस्तान जिस जगह को आज़ाद कश्मीर कहता है, भारत सरकार ने डायरेक्ट बोल दिया है कि भैया तुम उसको खाली करो। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, अभी तक देश के अंदर नेताओं द्वारा, भारत के गृह मंत्री द्वारा और भारतीय जनता पार्टी या सरकार से जुड़े अन्य मंत्रियों द्वारा जगह जगह रैलियों में कही जा रही थी। तो लोगों को लगता था कि चुनावी जुमला हो सकता है, चुनाव जीतने के लिए भारत सरकार ऐसी बातें कर रही है या भारत के मंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और ये मामला यूएन में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने कश्मीर अलापा था, उसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खड़े होकर क्या क्या बातें कहीं, पॉइंट वाइज पॉइंट हम आपको हिंदी में बताने वाले हैं, क्योंकि एमपीएस हिंदी आप सुन रहे हैं। बहुत सारा प्यार आपने कश्मीर की कहानी को दिया है, तो कश्मीर की कहानी का ये अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शायद मुझे नहीं पता कि अगले अध्याय में क्या पीओके भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। और बहुत ही एग्जैक्ट टाइम पर कश्मीर की कहानियाँ मैं आपको सुना रहा था और उसी समय ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वेरीफाई है, फिल्टर्ड है और प्रामाणिक चीज़ें हैं। आइए जानते हैं कि भारत सरकार ने क्या कहा, किस प्रकार से घटनाक्रम बना, सब कुछ आपको बताएं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का डर और बढ़ा दिया है। कैसे क्या हुआ, सब कुछ बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री ने वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष के प्रभावों पर जोर दिया। पाकिस्तान की आतंकवाद नीति की आलोचना करते हुए उन्होंने टिकाऊ विकास और बहुपक्षवाद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के विकास मॉडल को साझा करने का प्रस्ताव रखा। आपको बता दें कि कश्मीर की कहानी का ये नेक्स्ट एपिसोड जो हम इस समय चला रहे हैं, इससे पहले हमने कई सारे एपिसोड लिए हैं और जिसको बहुत सारा प्यार आपको हज़ारों की संख्या में मिल रही है। प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप कश्मीर की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय में चल रहे घटनाक्रम तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एस जयशंकर ने किस प्रकार से अपनी बातें रखी यूएन के मंच पर और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज दे दिया है कि आने वाले कुछ वर्षों तक पाकिस्तान को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि उसको भय लगा रहेगा कि कब भारत की फौज पीओके में दाखिल हो जाए। एस जयशंकर ने शुरू किया और बोला, अध्यक्ष महोदया, महामहिम महासभा के विशिष्ट सदस्यगण, भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से बधाई और नमस्कार। मैं महासभा की अध्यक्ष महामहिम फिलेमोन यांग को बधाई देता हूँ। जो भी हमारे आवाज़ को, हमारे वीडियो को छात्र सुन रहे हैं, उनको ये पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। अगर कॉपी पेन हाथ में है तो उसको लिख लेना चाहिए कि महासभा की अध्यक्ष कौन है, तो फिलेमोन यांग है। उनको बधाई देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि 79 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विषय किसी को पीछे न छोड़ना, यानी कि लिविंग नो वन बिहाइंड का पुरजोर समर्थन करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अध्यक्ष महोदया, हम यहाँ कठिन समय में जुटे हैं। दुनिया अभी भी कोविड महामारी के कहर से उबर नहीं पाई है। यूक्रेन में युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। गाजा में संघर्ष व्यापक रूप ले रहा है। पूरे ग्लोबल साउथ में विकास योजनाएं पटरी से उतर गई हैं और टिकाऊ विकास लक्ष्य पीछे छूट रहे हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ है। अनुचित व्यापार प्रथाओं से नौकरियों को खतरा है, ठीक वैसे ही जैसे अव्यवहार्य परियोजनाओं से कर्ज का स्तर बढ़ता है। कोई भी संपर्क जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, रणनीतिक अर्थ प्राप्त करता है, खासकर तब जब इसमें साझा प्रयास न हो। लंबे समय से आशा का स्रोत रही टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस अब चिंता का विषय भी बन गई है। जलवायु संबंधी घटनाएं अधिक तीव्रता और आवृत्ति के साथ होती हैं। खाद्य सुरक्षा उतनी ही चिंताजनक है जितनी स्वास्थ्य सुरक्षा। सच में दुनिया विक्षुब्ध, ध्रुवीकृत और निराश है। बातचीत मुश्किल हो गई है, समझौते और भी मुश्किल हैं। यह निश्चित रूप से वह तो नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक हमसे चाहते हैं। अध्यक्ष महोदया, लगभग 8 दशक पहले संयुक्त राष्ट्र के गठन की दिशा में पहला कदम यहीं डम्बर्टन ओक्स में उठाया गया था। उसके बाद याल्टा सम्मेलन में परिष्कृत होकर उन्हें अंततः सैन फ्रांसिस्को में मंजूरी दी गई। उस युग की बहसें इस बात पर केंद्रित थी कि विश्व शांति कैसे सुनिश्चित की जाए, जो वैश्विक समृद्धि के लिए एक पूर्वापेक्षा है। आज हम शांति और समृद्धि दोनों का समान रूप से खतरे में पाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है और
क्रियाएं टूट गई हैं। देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जितना निवेश किया है उससे कहीं अधिक निकाला है और इस प्रक्रिया में इंटरनेशनल सिस्टम को कमज़ोर कर दिया है। हम इसे हर चुनौती और हर संकट में स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसलिए बहुपक्षवाद यानी कि मल्टीलेटरलिज्म में एक सुधार एक अनिवार्यता है। हमने कल इस मंच पर इसके कुछ विचित्र दावे सुने, इसलिए मैं भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत एक्शन के रिजल्ट जरूर भुगतने होंगे। हमारे बीच अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना ही एकमात्र मुद्दा है और निश्चित रूप से पाकिस्तान को आतंकवाद से लंबे समय से लगाव को अब त्यागना होगा। ये शब्द जो है कोई आसान शब्द नहीं है। ये जो शब्द बोले गए हैं एस जयशंकर की तरफ से वो बहुत बड़ा बयान है जो अभी तक कोई कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वैश्विक मंच पर इस प्रकार से भारत अपनी बातें कहेगा। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि हमने कल इस मंच पर, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के जो 370 हटाए गए हैं जम्मू कश्मीर से, उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी बयानबाजी की थी। तो इन्होंने कहा कि जो बातें प्रधानमंत्री ने कहा था उस चीज़ को मैं स्पष्ट करता हूं कि पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पाल रहा है उसकी नीतियां सफल नहीं होंगी और उन्हें दंड से कोई बचा नहीं सकता है और उससे बचने की इन्हें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत जो एक्शन होने वाले हैं उसको भुगतने के लिए वो तैयार रहें। हमारे बीच अब कोई भी बातचीत नहीं होने वाली है। बातचीत सिर्फ उस पर होगी जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। जो भारतीय क्षेत्र यानी कि पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, भारत उसे पीओके कहता है और उसके लिए लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित करके भारत सरकार ने रखी हुई हैं और कह रहा है भारत कि भारत के लिए सिर्फ उस क्षेत्र को खाली करवाना ही एकमात्र मुद्दा है कि पीओके तुम खाली कराओ। निश्चित रूप से पाकिस्तान को आतंकवाद से जिस प्रकार से लगाव है उसको छोड़ देना चाहिए। यूएन में पाकिस्तान पर एस जयशंकर का ये बयान है। आगे क्या बातें हुई हैं, क्या उन्होंने कहा, सब कुछ बताने की आपको कोशिश करता हूं। इंग्लिश में उन्होंने अपनी बातें कही थी, हिंदी में मैं उसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस सत्र के विषय से इस आह्वान की तात्कालिकता उजागर होती है। किसी को पीछे न छोड़ना, शांति को बढ़ावा देना, सतत विकास सुनिश्चित करना और मानवीय गरिमा को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र ये सब नहीं कर सकता जब विभाजन, संघर्ष, आतंकवाद और हिंसा का सामना हो। न ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है यदि भोजन, ईंधन और उर्वरक तक पहुंच खतरे में हो। जब बाजारों पर कब्जा करने में संयम की कमी होती है तो यह दूसरों की आजीविका और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है। विकसित देशों द्वारा क्लाइमेट एक्शन की जिम्मेदारियों से बचना विकासशील देशों की विकास संभावनाओं को कमजोर करता है। वास्तव में जब संसाधन की कमी टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को सीमित करती है तो केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मानवीय गरिमा भी खतरे में पड़ती है। यदि दुनिया ऐसी स्थिति में है तो इस निकाय को खुद से पूछना चाहिए, यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। समस्याएं संरचनात्मक कमियों, राजनीतिक गणनाओं, निर्लज्ज स्वार्थ और पीछे छूट गए लोगों के प्रति उपेक्षा के संयोजन से उत्पन्न होती है। आज हम जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं उससे अभिभूत होना स्वाभाविक है। आखिरकार इतने सारे आयाम हैं, अलग अलग गतिशील भाग हैं, आज के मुद्दे हैं और बदलते परिदृश्य भी, लेकिन हर बदलाव कहीं ना कहीं से शुरू होना चाहिए और जहां से यह सब शुरू हुआ उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को अब गंभीरता से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उस कार्य को करना चाहिए, इसलिए नहीं कि यह प्रभाव की प्रतिस्पर्धा है या पदों के लिए झगड़ा है, बल्कि इसलिए कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो दुनिया की स्थिति और ख़राब होती जाएगी और इसका मतलब यह हो सकता है कि हम में से और लोग पीछे छूट जाएंगे। अध्यक्ष महोदया, जबकि दुनिया इन चिंताओं पर विचार कर रही है, भारत ने कई तरह से जवाब देने की कोशिश की है। कमज़ोर तबके, महिलाओं, किसानों और युवाओं के मुद्दों पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित करके और उनकी बेहतरी के लिए लक्षित नीतियों और पहलों को तैयार करके पाइप से पानी, बिजली, रसोई गैस और नए घरों तक सुनिश्चित पहुंच लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। लैंगिक अंतर कम होना शुरू हो गया है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या कार्यस्थल हो। हमारे खाद्य उत्पादकों को साल में 3 बार एक बटन के क्लिक पर वित्तीय सहायता मिलती है
और तीसरी बार सत्ता में आई सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करना अपनी प्रमुख प्राथमिकता बना लिया है। दूसरा, रोजगार और उद्यमिता के अवसर का विस्तार करके, जिसमें मजबूत प्रशिक्षण और बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। पिछले दशक में छोटे व्यवसायों को 49.5 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं, उनमें से 67% महिलाओं को दिए गए हैं। समान रूप से 65.6 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने 88.5 लाख स्वनिधि ऋण का लाभ उठाया है। यह सिर्फ पिछले 4 वर्षों में है। लाभार्थियों में से 45% फिर से महिलाएं हैं। तीसरा, ऐसे टेम्पलेट बनाकर जिन्हें अन्यत्र दोहराया जा सके या डिजिटल डिलीवरी हो सकती है, या शासन और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना हो सकता है, जैसा कि वास्तव में दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की फार्मेसी आज इस बात के उदाहरण है कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी है, जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग सशक्त बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि हावी होने के लिए। चौथा, ग्लोबल साउथ को अपनी साझा चिंताओं को व्यक्त करने और एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करके, उस उद्देश्य के लिए हमने 3 ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किए हैं, जिनमें से सबसे हालिया अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था, और 5वां दुनिया भर में आम लोगों की भलाई में योगदान देकर और संकट में पड़े लोगों की ज़रूरतों को पूरा करके। इसमें 78 देशों में परियोजनाएं शुरू करना, पड़ोसियों को संसाधन उपलब्ध कराना, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत यानी कि HADR की परिस्थितियां पैदा होने पर मदद के हाथ बढ़ाना, दवाइयां उपलब्ध कराना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। यानी कि सब मिला जुलाकर भारत की कहीं ना कहीं जो साख है उसको बताने की कोशिश की गई है। फिर उन्होंने आगे कहा, संयुक्त राष्ट्र में एस जयशंकर ने जो बातें कही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया की हर तरह की भलाई के खिलाफ है। इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने में भी राजनीतिक कारणों से बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदया, भारत में चल रहे परिवर्तन के पैमाने को देखते हुए इनमें से प्रत्येक आयाम इस बात को रेखांकित करता है कि दुनिया की समस्याओं से वास्तव में निपटा जा सकता है, और यह कि एक साथ काम करके हम सुनिश्चित रूप से एक बड़ी उठान लहर पैदा कर सकते हैं। इन मुश्किलों समय में आशा प्रदान करना और आशावाद को फिर से जगाना आवश्यक है। हमें यह प्रदर्शित करना होगा कि कम वक्त में बड़े बदलाव संभव हैं। इस संबंध में डिजिटल की परिवर्तनकारी क्षमता से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। यानी कि इन सब चीज़ों पर इन्होंने बातें रखते हुए सारी चीज़ें की, और सब मिला जुलाकर और भी भारत की योजनाओं का इन्होंने वैश्विक मंच पर बातें रखते हुए उन्होंने सब कुछ एक तरह से भारत की एक तरह से साख बताने की कोशिश की है। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों की ज़मीनों पर लालच करने वाले एक बेकार देश को बेनकाब किया जाना चाहिए। डायरेक्ट पाकिस्तान की बात हो रही है, और उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। हमने कल इस मंच पर इसके कुछ विचित्र दावे सुने, इसलिए मैं भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी, और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत एक्शन के रिजल्ट जरूर भुगतने होंगे। हमारे बीच अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना ही एकमात्र मुद्दा है, और निश्चित रूप से पाकिस्तान के आतंकवाद से लंबे समय से जुड़े लगाव को भी त्यागना पड़ जाएगा। वैश्विक व्यवस्था स्वाभाविक रूप से बहुलतावादी है और विविधतापूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत 51 सदस्यों से हुई थी, अब हम 193 हैं। दुनिया बहुत बदल गई है और इसलिए इसकी चिंताएं और अवसर भी बदल गए हैं, लेकिन दोनों को संबोधित करने और वास्तव में इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र आम जमीन खोजने के लिए केंद्रीय मंच बने, और यह भी तय हो सकता है कि जब हम समय सीमा का पालन कर सकें। सब मिला जुला के भारत इस प्रकार से वहाँ पे बातें कर रहा था जैसे कि यूएन कोई वैश्विक मंच ना होकर भारत का अपना खेल ग्राउंड हो, यानी कि अपना घरेलू मैदान हो, और वहाँ पर छक्के चौके लगा रहा था और सब लोग सिर्फ सुन रहे थे। और पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता कि उसको अब नींद आने वाली है। पाकिस्तान की फ़ौज लगातार अब पीओके की तरफ रुख करेगी, क्योंकि उसको कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि भारत सरकार क्या कर सकती है, या एस जयशंकर ने अगर इतने बड़े मंच से, वैश्विक मंच से ये बातें बोली हैं तो उसके तो बहुत बड़े मायने निकलने वाले हैं। खैर, पाकिस्तान ने कश्मीर में इस समय चल रहे चुनाव को शायद प्रभावित करने के लिए ऐसी बयानबाजी की हो, लेकिन अब तो रिजल्ट, आज भी वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं कश्मीर में, और आज शायद आखिरी चुनाव है। इसके बाद रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट में हम आपको बताएंगे कि किसको क्या सीटें मिली, और 370 हटने के बाद क्या वर्तमान सरकार को कुछ वहाँ पे लाभ हुआ, या जनता या कट्टरवादी सोच के लोग क्या सिर्फ अभी भी पाकिस्तान का राग लाप रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। वैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि
भारत वहाँ पे एक तरह से गैर मुस्लिमों को बसाने की कोशिश करा या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आरोप लगाए। खैर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, बाकी जो लोग हैं सबका स्वागत है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं क्या कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला निकल के आता है। और भी डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय, और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।